हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर 1 उसका सेक्शन बी। सेक्शन 1 हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन बी कवर करेंगे। क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा। मैं एक बार रीड करके सुना देता हूँ। विशाल टू एक्वा सॉल्यूशंस, वन कंटेनिंग 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया जिसका मोलर मास दे रखा है 60 ग्राम पर मोल, and the other containing 42.75 ग्राम ऑफ सब्सटेंस Z in 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि हमारे पास दो सब्सटेंस गिवन है, एक है आपका यूरिया, एक है आपका Z सब्सटेंस। यूरिया का गिवन मास है 7.5 और मोलर मास है 60, और हमारा जो सेकंड कंपाउंड है उसका गिवन मास है 42.75 और मोलर मास हमें नहीं दिया है। हमें बोला गया है इफ it was observed that both the solutions are froze at same temperature, दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, तो सेकंड सब्सटेंस का मोलर मास कैलकुलेट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टी एफ इज सेम फॉर बोथ द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम इस बार फॉर्मूला लिख देते हैं। देयरफॉर delta TF for urea equals to delta TF for Z। अननोन का हमने मान लिया वो Z है। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं। मोलैलिटी ऑफ यूरिया इनटू फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इक्वल्स टू मोलैलिटी ऑफ Z इनटू फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। क्योंकि दोनों का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी सेम होगा, तो हम दोनों को कट कर सकते हैं। तो कट कर देते हैं, दोनों साइड कट जाएगा। मोलैलिटी ऑफ यूरिया यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका मास ऑफ वाटर इन केजी। इस यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन, नीचे में क्या होगा मास ऑफ वाटर इन केजी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया हमारे पास कितना दिया गया है। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास यूरिया का हमें दिया गया है 7.5 और इसका मोलर मास है 60। इसी तरीके से मास ऑफ वाटर है 100 और क्योंकि ये ग्राम में है हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर गिवन मास है हमारा 42.75 और मोलर मास को हम कैपिटल M लिख लेते हैं क्योंकि हमें मोलर मास का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। नीचे में तो सेम ही होगा, सॉल्वेंट यानी कि वाटर का मास डिवाइडेड बाय 1000 kg करने के लिए। ये 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ पर भी चला जाएगा। ठीक है, ये 10 से 10 गया, नीचे वाला टर्म हमारा खत्म हो गया, तो ये आएगा आपका 75 डिवाइडेड बाय 60। इस पॉइंट को हम नीचे लेकर गए तो एक और 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर होगा आपका 4275 m इंटू, यहाँ पर दो घर पहले पॉइंट है तो हम इसको 2 0 लगाएंगे। ये 2 0 कट कर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो हम m को इस साइड लेकर आते हैं और इस 75/6 को अगर हम राइट साइड लेकर गए तो वो 6/75 हो जाएगा। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है, अब सिर्फ काटाफुटी करना है और हमें आंसर निकालना है। ठीक है, आप चाहे तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, फिर भी मैं दिखा देता हूँ।
अगर हम 3 से कट करते हैं तो 2 आएगा, 75 का 25 आएगा, 5 से 25 काटेंगे तो 5 आएगा, ऊपर में आएगा आपका 5 8 सा 5 5 सा 5 5 सा, ठीक है। और इसको हम फिर से 5 से कट करते हैं, 5 1 सा 5 7 सा 5 1 सा 171, ठीक है। और ऊपर इंटू में 2, तो मैं ऊपर वाला स्टेप रब कर रहा हूँ। तो मोलर मास ऑफ जेड यानी कि अननोन क्या होगा आपका 171 इंटू 2 यानी कि 2 और 32 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं सीबीएसई और कोई भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का एक और वाला क्वेश्चन। तो 17 के और क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। यहाँ पर और में आपका पूछा गया है, ये और वाला है, Why are aquatic species more comfortable in cold water in comparison to warm water? यानी कि aquatic species यानी कि पानी के अंदर जो रहने वाले जीव होते हैं वो ठंडे पानी में क्यों ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कंपेयर टू थोड़े से गर्म पानी में? क्यों होता है? क्योंकि सॉल्युबिलिटी के लिए ठंडे पानी में ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो वो अच्छे से सांस ले पाएंगे, लेकिन थोड़े से गर्म पानी में ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है, इसीलिए वो सांस लेने में प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेस विथ राइजिंग टेम्परेचर। हम लिखेंगे एक्वाटिक स्पीशीज more comfortable in cold water than in warm water because solubility of oxygen in cold water is higher than in warm water यहाँ तक लिखने से आपका हो जाएगा, क्योंकि गर्म पानी में ऑक्सीजन का सोल्युबिलिटी कम होता है कंपेयर टू ठंडा पानी, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फॉर्मेशन का बेसिस क्या है? तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद है ना, लिगांड का डिक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है, कौन सा वीक फील्ड लिगांड है, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका फॉर्मेशन का बेसिस क्या है? इसका फॉर्मेशन का बेसिस है आपका पेयरिंग एनर्जी। द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज is the pairing energy
पेयरिंग एनर्जी हम लिख सकते हैं पेयरिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोर द स्ट्रॉन्ग द लिगैंड less will be the pairing energy. And greater tendency of pairing of electrons. ठीक है, आप चाहे तो इसके नीचे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन इसका नीड नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, transition metal can act as a catalyst because this can change their oxidation state। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर सकते हैं। हाउ डज Fe3 catalyze the reaction between iodide and परसल्फेट ions? आयरन 3 यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन जब 3 रहता है, वो कैसे आयोडाइड को और परसल्फेट आयंस के बीच के रिएक्शन को कैटालाइज करता है। हमें दिखाना पड़ेगा the reaction between iodide and परसल्फेट आयंस क्या करता है ये, आयोडाइड यानी कि आई नेगेटिव, परसल्फेट यानी कि H2O8 नेगेटिव, ये आयरन 3 प्लस के प्रेजेंस में रिएक्ट कर क्या बनाता है, आपका आयोडीन बनाता है और 2 मोल्स ऑफ सल्फेट बनाता है। ठीक है, आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। अब इसका Fe3+ का रोल क्या होता है, हम उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले Fe3+ क्या करता है, सॉरी यहाँ पर 2- होगा और यहाँ पर भी 2- होगा। Fe3+ क्या करता है, Fe3+ आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। बैलेंस कर लेते हैं, क्या होगा आपका, ये खुद तो रिड्यूस होता है और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देता है, I2 हो गया। ठीक है, फिर ये जो आयरन 2+ बना है ये परसल्फेट आयंस के साथ मिलकर इसको रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है फिर से, Fe3+ प्लस SO4 2 नेगेटिव। यही है आयरन 3+ का कैटालाइजिंग एक्शन ऑन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयंस का रिएक्शन में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आप चाहे तो इसको फोटो ले सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी 20 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको रीड करके सुना देता हूँ।
In a reaction, if the concentration of reactant X is tripled, the rate of reaction becomes 27 times. What is the order of the reaction? अच्छा, 20 का A का पार्ट, इसमें भी A है, तो हम मान लेते हैं हमारा जो रिएक्शन है वो है ऐसे, रेट इक्वल्स टू K कंसेंट्रेशन ऑफ X। अब जब हम X का कंसेंट्रेशन 3 टाइम्स कर देते हैं, यानी कि 3x कर देते हैं, तो रेट क्या हो जाता है? 27 टाइम्स हो जाता है। तो हमें बताना है इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा। तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, मान लेते हैं इसका ऑर्डर है P, ठीक है। तो कंपेयर करिए, यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 3 टू द पावर P है, बाकी सारा चीज तो हमारा मेन रिएक्शन में भी है। तो 3 टू द पावर P इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? 27। 3 टू द पावर P, 27 को अगर हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे तो क्या होगा? 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, यानी 27 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3। कंपेयरिंग पावर्स, हमारा P का वैल्यू क्या आ गया? 3, यानी कि ये एक कैसा रिएक्शन है? ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। Therefore, the reaction is of थर्ड ऑर्डर, ठीक है। आप फोटो ले लीजिए। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट में हमें क्या पूछा गया है? स्टेट ए कंडीशन under which a bimolecular reaction is kinetically a first order reaction, give an example of such a reaction। किस कंडीशन में बायमोलिकुलर रिएक्शन यानी कि मॉलिकुलरिटी 2 है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करता है, और इसका एग्जांपल दे दीजिए। बहुत ही आसान, जब हम किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं तब वो बायमोलिकुलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करता है, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाता है एक अमाउंट, एक क्वांटिटी, और दूसरा क्वांटिटी बहुत कम हो जाता है, तो हम कम वाले क्वांटिटी को इग्नोर कर देते हैं। When one reactant is taken in excess amount, then a bimolecular reaction क्या होगा? बिहेव्स लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर या फिर ग्लूकोज, ठीक है। तो 20 का ए वाला पार्ट हम खत्म कर चुके हैं, 20 का बी वाला पार्ट देखते हैं। क्या पूछा गया है आप स्क्रीन पर देखिए। फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी हैव द सेम वैल्यू। किस टाइप के रिएक्शंस के लिए ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी सेम होते हैं? किस टाइप के रिएक्शन बोलते हुए यहाँ पर आपको बोलना चाह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या एलिमेंटरी रिएक्शन? तो हमें पता है एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर सेम होता है। फॉर
elementary reactions, the value of order and molecularity is same. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे 21 क्वेश्चन इस सैंपल पेपर का, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हम सेक्शन सी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप फोटो ले लीजिए। तो 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास दिया गया है कि इस रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल हमें बनाना है, ठीक है, यानी कि पहले के 2 स्टेप के कंपाउंड क्या क्या होंगे। तो बहुत अच्छे से देखो, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड है, यानी कि कहीं ना कहीं ये हेक्साइक्लोहेक्सेन वाला ग्रुप 2 रहा होगा, ठीक है, ऐसे आपको बनाना सीखना होगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डबल बॉन्ड भी होगा। फर्स्ट स्टेप में O3 आया होगा, O3 हम रिएक्शन करवा देते हैं। O3 यानी कि ओजोन, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। तो इस वाले बॉन्ड पर होगा ऑक्सीडेशन। कैसे होगा देखिए, हम यहाँ पर 2 बॉन्ड को ही तोड़ देंगे, क्योंकि इससे हमारा यहाँ पर 2 बॉन्ड टूटेगा तभी नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ऐसे होगा आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जब सिंगल बॉन्ड आ जाए तब हम उसको बोलते हैं पैरोक्साइड लिंकेज। तो यहाँ पर पैरोक्साइड लिंकेज होगा और इससे ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर चला गया है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यानी कि रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन के लिए हम ये यूज करेंगे ZnH2O, ठीक है। हम नाम लिख देते हैं। पहले वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, देखो 2 साइक्लोहेक्सेन है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बाई साइक्लोहेक्साइल, बाई साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है तो हम इसको लिखेंगे आयोडीन, ठीक है। सेकेंड वाले कंपाउंड का क्या नाम होगा, ओजोनाइड। इसका नाम आपको याद करना पड़ेगा, ये ऐसे ही नाम इसका होता है। और लास्ट वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सानोन, क्योंकि यहाँ पर एक कीटोन है, सी डबल बॉन्ड, ये क्या है, सी है ना, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सानोन। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।